हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल को फेल करता हुआ हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट छप्पड़ फाड़ कर बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दिया है। दोस्तों, हरियाणा में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण के डर वाली हांडी क्या जल गई राहुल गांधी को, अब सोचना तो पड़ेगा। बताएंगे। विपक्ष बड़ी ही उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार बीजेपी को हरियाणा में हरा देगी। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर डिटेल में, और बताएंगे जम्मू में ऐसा क्या हुआ कि एनसी आगे निकल गई। वहीं दोस्तों बताएंगे इजरायली हमलों ने तोड़ी ईरान लेबनान की कमर, दोनों ने 57 मुस्लिम देशों को छोड़कर भारत से लगाई गुहार। बताएंगे दोस्तों हमारी मदद करो भारत जैसा रिक्वेस्ट किया है भारत से। इसके बाद क्या भारत वाकई में इनकी मदद करेगा, और अगर करेगा तो कैसे करेगा, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान छोड़कर भागा चाइना। जी हाँ, अधर में लटक गया सीपीईसी प्रोजेक्ट। आखिर क्यों जिनपिंग सरकार ने 400 चीनी लोगों को बुला लिया वापस चाइना। दोस्तों बताएंगे एक से एक बड़ी खबर, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की जमकर सराहना करते हैं और भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोलों को ध्वस्त करता हुआ बीजेपी छप्पड़ फाड़ती हुई हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार आगे बढ़ती हुई सरकार बनाने को तैयार हो गई है। दोस्तों कांग्रेस को दे दिया बहुत बड़ा झटका। जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आई थी, एक भी एग्जिट पोल में ऐसा नहीं दिखाया गया था कि बीजेपी जीत रही हो, लेकिन दोस्तों हर एक एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बीजेपी 48 सीटों के साथ हरियाणा में एक बार फिर से बहुमत की सरकार बना रही है। जी हां दोस्तों, बता दें इस नतीजे ने सबको चौंका दिया। दरअसल हरियाणा में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया प्रदेश बना था। तब से प्रदेश में विधानसभा के 14 चुनाव हो चुके हैं। अस्तित्व में आए इस प्रदेश में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और ये कारनामा कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं बीजेपी, जिसका भविष्य सभी एग्जिट पोल ने अभी 2 दिन पहले ही काले अक्षरों में लिख दिया था। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स आए तो कांग्रेस की बाँछें खिल गई थी। सभी ने अपार बहुमत के साथ कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनने का दावा किया था। ये भविष्यवाणी की गई थी कि बीजेपी हरियाणा में जवान, किसान और पहलवान की एकजुटता से धोबी पछाड़ खाने वाली है। लेकिन आज असल परिणाम आए तो सारे अनुमान धाराशाही हालत में नजर आए। हालात भी नहीं बदल पाए, कमल खुलकर खिल गया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के लिए दलितों का खुला हुआ द्वार भी बंद हो गया। जी हाँ, जैसा कि आप आंकड़े देख पा रहे हैं, कुल हरियाणा के 90 सीटों पर भाजपा 48 सीटें जीती हुई, कांग्रेस 37, इनेलो 2 और निर्दलीय 3 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। इससे क्लियर हो गया है कि बहुमत की सरकार अकेले दम पर बीजेपी बनाती दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा जश्न का माहौल है बीजेपी के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में जश्न का माहौल है। शाम में सही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आ सकते हैं। इसी विचार पर वहाँ पर कार्यकर्ता धूम धड़ाके से बैंड बाजा बजाते नजर आ रहे हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्म की विजय हुई है, अधर्म का नाश हुआ है, भाजपा ही कल्याण कर सकती है। इस भाव को हरियाणा की जनता ने प्रकट किया है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस की राय लेते हैं, जहाँ पर जयराम रमेश ने कह दिया है कि हरियाणा के नतीजे पूरे तरीके से आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा यह जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत है, ये हरियाणा के लोगों की सोच के खिलाफ है। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में परिणामों को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 3 जिलों में मतगणना प्रक्रिया और ईवीएम की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर शिकायतें मिली हैं। हमने हरियाणा में अपने वरिष्ठ सहयोगियों से बात की और ये जानकारी दी है। हम इसे कल या परसों चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे। हम आयोग से समय मांगेंगे क्योंकि हमारे उम्मीदवारों ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। आज हमने हरियाणा में जो देखा वो चालाकी की जीत है, लोगों की इच्छा को नष्ट करने की जीत है और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हार है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि साफ साफ बीजेपी पर इल्जाम लगाती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। दोस्तों अगर वाकई में बेईमानी करनी होती तो लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी को कम सीटें मिली, अगर वाकई में बेईमानी होती तो वहां पर भी बीजेपी को अच्छा खासा सीट मिल पाता। लेकिन ऐसे में रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। ऐसे में बीजेपी पर आरोप लगा देना, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये ज्वलनशील वाली भावना है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और इस बीजेपी की जीत पर आपकी क्या राय है हरियाणा को लेकर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जिट पोल ने हर किसी को चौंका दिया था। वाकई में दोस्तों हम खुद चौंक गए थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जहां पर लगातार बीजेपी की सरकार रही हो और अचानक से हरियाणा के लोगों का मन बदल कैसे सकता है, हर एक लोगों का मन कैसे बदल सकता है। वाकई में दोस्तों इस रियल रिजल्ट ने दिखा दिया है कि लोग आज भी बीजेपी के फेवर में हैं, आज भी लोग मोदी जी को चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या आप मोदी जी को कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में भर भर के कांग्रेचुलेट करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को पता चल सके कि ये बेईमानी नहीं, जन की इच्छा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू
जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री नौशहरा में हार के बाद रविंद्र नैना ने बीजेपी अध्यक्ष के पद से दे दिया इस्तीफा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नौशहरा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद मंगलवार को उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। रविंद्र रैना विधानसभा चुनाव में नौशहरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। नौशहरा विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी को जीत मिली है। आंकड़ों की बात करें तो कुल 90 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें और बीजेपी को 29 सीटें मिली है। दोस्तों, वहीं इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को 7 सीटें और अदर्स को 12 सीटें मिलती दिखाई दी है। यानी कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ों को छू भी नहीं पाई दोस्तों। लेकिन एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि जम्मू में एटलीस्ट बीजेपी सरकार बना पाएगी। अब ऐसे में दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि एग्जिट पोल हरियाणा का तो फेल हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी फेल हो गया है। जम्मू का एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में था, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जिट पोल यहाँ फेल हो गया और ये एनसी के फेवर में जाता दिखाई दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बडगाम के मतदाताओं का शुक्र अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहाँ से कामयाब बनाकर भेजा। जेकेएनसी को पिछले 5 साल से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत से ऐसे तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना। उन्होंने कहा कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में उनका खुद ही कोई नामो निशान नहीं रहा। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को इन वोटों के लायक साबित करें। लेकिन दोस्तों, एक पॉजिटिव चीज बीजेपी के लिए यही रही है कि बीजेपी का ये अब तक का सबसे बड़ा अच्छा और प्रदर्शन रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और हमारे मतदाताओं को बधाई, बीजेपी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। बेशक हम जीते नहीं है, लेकिन ये हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर पास्ट से इसको कंपेयर करें तो ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर लड़ा था। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से उसमें ध्रुवीकरण की भी बात हुई थी, तो वहीं अफजल गुरु के भाई को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जम्मू में बीजेपी रंग लाएगी, बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? आखिर कहां चूक रह गई भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि बीजेपी को छोड़ ऐसी सरकार बन गई है अब जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, जो कहीं ना कहीं फिर एक बार जम्मू कश्मीर को वापस के दौर पर मोड़ सकती है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, बताइएगा जरूर आपकी राय। तो वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, जहां इजरायली हमलों ने तोड़ी ईरान और लेबनान की कमर, तो अब दोनों ने 57 मुस्लिमों देशों को छोड़कर भारत से लगा दी गुहार, कह दिया हमारी मदद करो भारत। जी हाँ, हाल के दिनों में इजराइल के हमलों ने ईरान और लेबनान की कमर तोड़कर रख दी है। इजराइल के साथ ईरान और लेबनान संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है और इस बीच लेबनान और ईरान ने भारत से मदद की अपील की है। लेबनान के राजदूत ने भारत से आग्रह किया है कि वो इजराइल के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करे। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल के साथ मजबूत संबंध है और इजराइल भारत की बात सुनने के लिए तैयार होगा, इसलिए वो इस मुद्दे में जल्द से जल्द मदद करे। इजराइल लेबनान युद्ध ने न केवल लेबनान बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा कर दिया। इस संघर्ष में अब तक 2100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 11,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस खबर से आप भारत के बढ़ते पावर को, बढ़ते ताकत को आसानी से समझ सकते हैं कि 57 मुस्लिम देश को छोड़कर भारत से रिक्वेस्ट की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हमें गर्व है कि हम भारतीय है, कहना मत भूलिएगा। वही बता दें, पाकिस्तान छोड़कर भागे चीनी नागरिक अधर में लटका सीपीईसी, क्यों जिनपिंग सरकार ने 400 लोगों को वापस बुला लिया। जी हाँ, आतंकवाद और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को हमेशा चीन ने सहारा दिया है। पाकिस्तान को हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर चीन ने हमेशा अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में चीन के नागरिक मौजूद हैं। पाकिस्तान में फिदाइन हमले आम है, हर दिन आए हमलों में पाकिस्तान के लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस बार फिदाइन हमले की चपेट में चीनी नागरिक भी आ गए। रविवार रात फिदाइन हमले में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना के बाद शी जिनपिंग सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे 400 चीनी नागरिकों को देश वापस आने का आदेश दे दिया। सभी चीनी नागरिक वापस स्वदेश रवाना हो गए। बलूचिस्तान से लगभग 250 चीनी इंजीनियर और गिलगित बाल्टिस्तान से 150 इंजीनियर कराची और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन चले गए। इन चीनी नागरिकों के वापस देश लौटने के बाद सीपैक के बलूचिस्तान वाले इलाके सहित पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 8 प्रोजेक्ट पर काम ठप हो गए। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि गुलाम कश्मीर में चीन ने अपनी सेना तैनात करने का फैसला किया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई सीपीईसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस इलाके में चीन $60 अरब से ज्यादा का निवेश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को छोड़कर चीनी नागरिकों को भागता देख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुश होती नजर आ रही है, लेकिन वहीं भारत के लिए भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी खबर है। वहीं बता दें, बांग्लादेश में इस बार फीका रहेगा दुर्गा पूजा का उत्सव, हिंदुओं पर हुए हमलों का विरोध करेंगे आयोजक। जी हाँ, बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा उत्सव फीका रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमलों का दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजक विरोध करेंगे। आयोजकों का कहना है कि हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए इस साल हम साधारण तरीके से दुर्गा पूजा मनाएंगे। उनका कहना है कि देश में हुई हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बाद हिंदुओं को अपने अस्तित्व
को लेकर डर है। इसके चलते दुर्गा पूजा महोत्सव की जीवंतता फीकी पड़ गई है। इसके चलते लोग पारंपरिक उत्सव का आयोजन करने को लेकर खासे मायूस हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के प्रेसिडियम सदस्य रंजन कर्माकर का कहना है कि इस बार सिर्फ हम दुर्गा पूजा का आयोजन करेंगे, दुर्गा पूजा उत्सव नहीं किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक्टिव हुआ अमेरिका ने कहा कि वो चाहता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा हो। देश में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले हिंदू अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मना रहे हैं। अमेरिका का ये बयान बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और अगस्त में उनके भारत चले जाने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निश्चित ही हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होते देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर से कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू समुदाय को उनके सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के दौरान दी जा रही धमकियों के बारे में सवाल पूछा गया था, कि जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, वही बता दें 10 से 11 अक्टूबर को वियंतियाने के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी जी। 21वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर वियंतियाने जाएंगे। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानडोन ने उनको आमंत्रित किया है। पीएम मोदी यहां 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी जानकारी विदेश विभाग ने दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानडोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 अक्टूबर को लाओ पीडीआर के वियंतियाने का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी लाओ पीडीआर कर रहा है, जो कि आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ परमाणु हमले की दे दी धमकी। जी हां, उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि चेतावनी देते हुए कि वो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ संभावित संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। किम जोंग उन ने दोनों देशों पर उत्तर कोरिया को युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप में दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। इस विषय पर उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को खबर दी। किम जोंग पहले भी कई बार इस तरह की धमकी दे चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग उनकी ये हालिया चेतावनी अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उत्तर कोरिया द्वारा दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से दी गई है। जी हां, वही बता दें, भारत के साथ रिश्तों और बातचीत पर पाकिस्तान का जवाब। कहा जयशंकर की टिप्पणी में ही जवाब है। दरअसल पाकिस्तान ने आगामी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इनकार किया है। इस शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी आगामी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगी, इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, भारत ने फिर दिखाई दरिया दिली। बाढ़ प्रभावित नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप सौंप दी। जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में अधिकारियों को स्लीपिंग बैग, कंबल और तिरपाल सहित आपातकालीन राहत सामग्री की पहली खेप सौंपी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। भारतीय दूतावास ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए सोमवार को 4.2 टन सहायता सामग्री हिमालयी देश को सौंपी गई। यहाँ पिछले महीने के आखिर में कई दिनों तक लगातार हुई बारिश के कारण व्यापक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे देश में 240 से अधिक लोगों की जानें चली गई। विज्ञप्ति के मुताबिक भारत से नेपालगंज लाई गई इस खेप को द्वितीय सचिव नारायण सिंह ने भारत सरकार की ओर से बांके के मुख्य जिला अधिकारी खगेंद्र प्रसाद रिजाल को सौंपा, जिसमें तिरपाल, स्लीपिंग बैग, कंबल, क्लोरीन की गोलियां और पानी की बोतलें शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की बढ़त पर राकेश टिकैत का विवादित बयान। कहा देश बिकेगा पूरा। बता दें, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो वहीं बीजेपी के बढ़ते रुझानों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इतनी नाराजगी के बाद भी यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो देश गड्ढे में जाएगा और देश पूरा का पूरा बिकेगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हरियाणा में इस सरकार से जनता तो नाराज थी, लेकिन पता नहीं ये कैसे मकड़ जाल, जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बनती है, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि हरियाणा में जनता ने मौका दे दिया हो, कुछ ना कुछ घाल मेल जरूर होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि रुझानों में बीजेपी की सीटें आगे चल रही है। यानी कि दोस्तों, विपक्ष से लेकर के किसान के नेता राकेश टिकैत भी बीजेपी पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपका जवाब तो बनता है। दोस्तों देखते हैं भारत की पब्लिक क्या कहती है, हमारी प्रिय ऑडियंस क्या जवाब देती है। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और लगे हाथों वीडियो को शेयर करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर बांट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय